Hello learners, today I will discuss law of variable proportion, three stages of production. So I am Rajni Goyal, Assistant Professor of Economics, Government College Chachroli, present this topic. So first of all we will discuss what is production function. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्पादन फलन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. Production function, it explains the relationship between factor inputs and outputs in physical terms. सबसे पहले हमारे पास आता है कि फैक्टर इनपुट्स क्या हैं. फैक्टर इनपुट हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्निक. दीज आर टोटली फैक्टर इनपुट्स. एंड आउटपुट, जो हमारे पास आउटपुट होता है उसको और जो इनपुट्स हैं उनके फिजिकल रिलेशन को शो करता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. और द टर्म प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट. जो इनपुट्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्निक, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, उनको फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. And a production function can be represented in form of mathematical model of equation as q is output and is equal to function of means a b c. These all are inputs where q stands for quantity of output per unit of time and a b c are the various factor inputs like land, capital, labor etc which are used in the production of output. So this is production function. तो production function क्या है? Production function explain the relationship between factor input and outputs. इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी गुड्स हमने प्रोड्यूस की है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज टोटल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट, इट रेफर्स टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर. जो एवरेज प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो आता है एवरेज, इट मीन्स एक वेरिएबल फैक्टर यूनिट ने कितना आउटपुट किया है. मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जो भी वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी में क्वांटिटी एक एक्स्ट्रा यूज करने से टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज आता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल इनपुट्स. फिक्स इनपुट्स कौन से हैं? द फैक्टर हुज क्वांटिटी रिमेन फिक्स्ड, जिनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ए फर्म. चाहे जितना भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करें, लेकिन जो फिक्स इनपुट्स हैं उनकी जो फैक्टर्स हैं, क्वांटिटी है, दैट रिमेन फिक्स्ड. एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. जैसे कि हम कहते हैं कि लैंड जो हमने पहले से ही जिस जहाँ पर हमारी फैक्ट्री है, बिल्डिंग जो हमारी बनी हुई है, दैट रिमेन फिक्स्ड. और प्लांट एंड मशीनरी, तो शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स फैक्टर हैं वो फिक्स रहते हैं. नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट्स, द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी वेरीज विद वेरिएशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट के चेंज होने से जिसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, प्रोड्यूस बाय द फर्म, दैट इज रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लेबर एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. दीज आर द वेरिएबल इनपुट्स जिनकी क्वांटिटी, वेरिएबल फैक्टर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. कि हमने किया टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स क्या है. नाउ कम टू द क्वेश्चन, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे हम घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी कहते हैं. ये क्या है? इन द शॉर्ट रन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फैक्टर प्रोपोर्शन. शॉर्ट पीरियड में जैसा कि अभी हमने किया कि कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं. एंड इफ वी वांट टू चेंज द प्रोडक्शन, इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, देन वी हैव टू चेंज द लेवल ऑफ
फैक्टर प्रोपोर्शंस में हमें चेंज करना होगा। दैट मीन्स जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी यूनिट्स को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर हैं वो फिक्स रहेंगे। अगर हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो केवल वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में ही चेंज करना होगा। एंड दिस लॉ एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विद ऑन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग अदर फैक्टर्स क्वांटिटीज फिक्स। जो अदर क्वांटिटीज हैं वो फिक्स रहती हैं, केवल परिवर्तन किसमें होता है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है assumptions ऑफ द लॉ। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल वाइल अदर्स हेल्ड कांस्टेंट। एक फैक्टर वेरिएबल होगा जबकि दूसरे कांस्टेंट रहेंगे। ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। जितनी भी यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की वो होमोजीनियस हैं, एक जैसी हैं, समरूप हैं। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज टेक्नोलॉजी। इट इज पॉसिबल टू वैरी द प्रपोर्शंस इन विच डिफरेंट इनपुट्स आर कंबाइंड। इट मीन्स जो हमारे डिफरेंट इनपुट्स हैं उनका जो प्रपोर्शन है दैट इज रेशो दैट मे बी चेंज। इट इज पॉसिबल टू वेरी, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड दैट रिमेन फिक्स्ड, और अगर हम लेबर की क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो वो फिक्स चेंज होता रहेगा। सो इसमें क्या होगा, हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जो इनपुट्स हैं उनका जो प्रपोर्शन था, उनकी जो रेशो थी दैट मे बी चेंज। द प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स दैट इज इन क्विंटल्स, टन्स एक्सेट्रा। जो प्रोडक्ट है उसको हम फिजिकल यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे क्विंटल, कितने क्विंटल अनाज गेहूं उत्पन्न हुआ, कितने टन उत्पादन हुआ। So these are the different assumptions of the law. Next हमारे पास है the law explains the short run production function when the quantity of one input is varied keeping other inputs constant. जब हम कुछ स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, the proportion between factors changes. That means जो फिक्स फैक्टर है दैट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स है उसको इंक्रीज करते हैं। देन द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। द टोटल आउटपुट डजंट ऑलवेज इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन बट इन वेरिंग प्रपोर्शन। जो टोटल आउटपुट है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो डिफरेंट प्रपोर्शंस में इंक्रीज होगा। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मीन्स जब कुछ स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन जो बढ़ता है, इंक्रीज होगा, वो सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वेरिंग प्रपोर्शन से इंक्रीज होगा। और होता क्या है कि पहले कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न से, फिर घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। इट मीन्स वो नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज आती है। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम एक प्रोडक्शन शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्शन शेड्यूल। क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर दैट इज लैंड की जो क्वांटिटी है वो फिक्स रखी है, 2 एकड़ लैंड, 2 एकड़ लैंड, 2 एकड़ लैंड। क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट इज इंक्रीजेस, लेबर वेरिएबल फैक्टर है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया है। एंड दिस इज द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 2 एकड़ भूमि के साथ एक लेबर को लगाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है 2 यूनिट्स। और जब हम लैंड रिमेन फिक्स्ड और जब क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज की जाती है 2, देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज टू 5 यूनिट्स। अगेन जब 2 एकड़ लैंड के साथ थर्ड यूनिट लेबर की लगाई जाती है तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है 9। तो ये पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं। देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड एट हाईएस्ट लेवल 6 यूनिट के बाद, 7th यूनिट के बाद वो अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंचकर हाईएस्ट जो भी लैंड की फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वहां पर पहुंच के उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होने शुरू हो जाता है। इट इज रिड्यूस टू 14 यूनिट्स हो जाता है क्विंटल। और इसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, 2 डिवाइड बाय 1 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 3, 12 डिवाइड बाय 4 3। सो एवरेज प्रोडक्ट की जो टेंडेंसी है इंक्रीज होता है अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास पहुंचने पर ये डिक्रीज होता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता। जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होता।
और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज 2, 3, 4 हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। जब तक ये अपने जब इंक्रीज होता है मार्जिनल प्रोडक्ट तब तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे होते हैं और उसके बाद हमें मिलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स 3, 2, 1। और अपने जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 और जब टोटल प्रोडक्ट की डिमिनिशिंग स्टेज आती है देन मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन शेड्यूल है इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। पहले स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेट ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इसे हम ऐसे शो देख सकते हैं। There are 3 stages of production. Stage 1, the law of increasing returns, the law of diminishing returns, the law of negative returns. इसे हम diagrammatically भी present कर सकते हैं. These are the different stages of production. O x एक्सिस पर हमने अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर लिया है, O y एक्सिस पर हम लेते हैं आउटपुट। दिस इज टोटल प्रोडक्शन TP। ये पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है अप टू F, उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते होते अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है H पर। और ये थर्ड स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स जब ये टोटल प्रोडक्शन हमारा नेगेटिव होता है, कम होने शुरू होता है। And this F point is point of inflection. In point of inflection means एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न से हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं कि पहले जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न से। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह से अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहली स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट से अधिक होता है और स्टेज 1 तक आते दोनों बराबर हो जाते हैं और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है और अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। सो इन फर्स्ट स्टेज total product is increasing at increasing rate up to level F and then it is increases at decreasing level and जो एवरेज प्रोडक्ट है उसकी टेंडेंसी है इट इज इंक्रीजिंग और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो उसके बाद एक यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम होने लगता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास स्टेज आ गई है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमने बताना है कि तीनों की टेंडेंसीज कैसे रहती है, टीपी की, एपी की और एमपी की। नेक्स्ट इन सेकेंड स्टेज जो टोटल प्रोडक्ट है दैट इज इंक्रीजिंग, तो वो भी अब बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। एंड एवरेज प्रोडक्ट इज आल्सो डिक्रीजिंग। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि एक जो यूनिट ऑफ लेबर है वो कितना प्रोडक्ट करती है, दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग इन सेकेंड स्टेज। एंड इन थर्ड स्टेज टीपी टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम से घटने शुरू होता है तो वो डिक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट इज आल्सो डिक्रीजिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बिकम नेगेटिव। इट मीन्स कि जो एक एक्स्ट्रा हमने लेबर लगाई थर्ड स्टेज में तो जो उसका एवरेज प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में TP is decreasing, AP is also increasing and MC becomes negative. MP negative बन जाता है। So these are the different 3 stages of production. Next, these are the explanations. Stage 1, law of increasing returns. TP increases at an increasing rate up to point F. MP also rises and is maximum at point F. AP goes on rising. AP भी बढ़ता है after point F. F के बाद TP rise करता है but at diminishing rate and MP falls but is positive and stage 1 ends where AP reaches its highest point. This is the stage 1 and in stage 2 TP इंक्रीज हो रहा है at a diminishing rate और अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है H तक और both AP and MP falling continuously falling during this stage or stage ends when TP reaches its maximum point H.
एंड जो स्टेज 3 है उसमें टीपी भी कम हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं टीपी डिक्लाइंस, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी इज डिमिनिशिंग। तो दीज आर द डिफरेंट 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक रेशनल प्रोड्यूसर है वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करता है। वो फर्स्ट स्टेज में करेगा, सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा या थर्ड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हमारे पास है कि जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अभी प्रोडक्शन की ओर बढ़ने के चांस हैं और जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेगा। एंड इन थर्ड स्टेज टोटल प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग, एवरेज प्रोडक्शन इज आल्सो नेगेटिव, तो थर्ड स्टेज में भी प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। सो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन द स्टेज 3, सॉरी स्टेज 2, वो जो प्रोडक्शन करेगा वो स्टेज 2 में करेगा, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज है वहां पर फिक्स फैक्टर दैट इज लैंड उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट कंक्लूजन में अगर हम देखें तो यही है, अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस इन स्टेज 3 where MP is negative, जहां मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव है। A rational producer will also not produce in stage 1 where the MP of fixed factor is negative, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी नेगेटिव है। The producer producing in stage 1 will not be making best use of fixed factor, अगर वो 1 में प्रोड्यूस करता है तो जो फिक्स फैक्टर है उसका बेस्ट यूज नहीं हुआ है, एंड ही विल नॉट बी यूटिलाइजिंग फुली the opportunity of increasing production by increasing quantity of variable factor, तो वो फर्स्ट स्टेज में भी नहीं करेगा और थर्ड में नहीं। तो इन विच स्टेज ही विल डू, तो वो जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है विल प्रोड्यूस इन सेकेंड स्टेज, वो सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वहां पर फिक्स फैक्टर लैंड का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू very much, have a nice day. Thank you and